नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप के सीएफओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अशोक कुमार पाल को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी वित्तीय अनियमितताओं और काले धन के लेन देन से जुड़ी जांच के तहत हुई है। ईडी की टीम ने इस मामले में विस्तृत जांच के बाद एक कदम उठाया जो रिलायंस ग्रुप की वित्तीय गतिविधियों की गहन जांच पड़ताल कर रही है। अशोक कुमार पाल पर आरोप है कि उन्होंने समूह के वित्तीय लेन देन में मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों में शामिल होकर नियमों का उल्लंघन किया है। ईडी का कहना है कि पाल ने समूह के धन का गलत इस्तेमाल कर वित्तीय घोटाले में अपनी भूमिका निभाई है। इस गिरफ्तारी के बाद ईडी के ग्रुप ने अन्य सदस्यों से भी पूछताछ शुरू कर दी है। रिलायंस ग्रुप की यह खबर वित्तीय और व्यापार जगत में चर्चा का विषय बनी हुई है। अभी तक अनिल अंबानी या समूह की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। जांच जारी है और भविष्य में ईडी और अन्य जांच एजेंसियों द्वारा और कार्रवाई की संभावना बनी हुई है। ये मामला भारतीय उद्योग जगत में वित्तीय पारदर्शिता और कानूनी अनुपालन की आवश्यकता पर एक बार फिर सवाल खड़ा करता है। अमेरिका और चीन के बीच एक बार फिर टैरिफ और छिड़ताव नजर आ रहा है। चीन द्वारा अमेरिकी इंडस्ट्री के लिए आवश्यक दुर्लभ खनिजों के एक्सपोर्ट को बैन करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को चीन के खिलाफ नए सिरे से ट्रेड पेनल्टी की घोषणा की है, जिसमें कहा गया कि अमेरिका चीन की सभी वस्तुओं पर 100% टैरिफ लगाएगा। ये 100% टैरिफ चीन पर लगाए जा रहे मौजूदा टैरिफ के साथ अलग से लगाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन पर 100% अतिरिक्त टैरिफ 1 नवंबर 2025 से लागू होगा। ट्रंप ने कहा कि अगर चीन कोई सख्त कदम उठाता है तो ये 100% अतिरिक्त टैरिफ 1 नवंबर से पहले ही लागू कर दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका उसी दिन से सभी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाएगा। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते इस ट्रेड वॉर से दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं के बीच संबंध खराब होने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि चीन बेहद आक्रामक व्यापार नीतियों को अपना रहा है और अमेरिका भी चीन को उसी की भाषा में जवाब देगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव की वजह से कई सेक्टरों पर काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है। ट्रंप ने महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है, जिससे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लेकर ईवी तक तमाम सेक्टर्स तबाह हो सकते हैं, जो पहले से ही भारी टैरिफ की वजह से जूझ रहे हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी की ओर से दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बवाल मच गया है, क्योंकि इस कार्यक्रम में किसी भी महिला को शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है। अफगानिस्तान में तालिबान महिलाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों के लिए जाना जाता है, जो उन्हें काम करने से रोकता है। इसके अलावा तालिबान का मानवाधिकार रिकॉर्ड और अफगानिस्तान में आतंकवादी समूह को सुरक्षित पनाह मिलने की संभावना है। कुछ ऐसी वजह है जिनको लेकर भारत तालिबान संघ अपने संबंधों को लेकर काफ़ी सतर्क है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि तालिबान के प्रतिनिधि के भारत दौरे के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को बाहर क्यों किया गया। उन्होंने एक्स पर अपने एक ट्वीट में कहा कि अगर सरकार की महिलाओं के अधिकारों की मान्यता सिर्फ चुनावी फायदे के लिए नहीं है, तो भारत की सबसे सक्षम महिलाओं के साथ हुई इस बेइज्जती को कैसे अनुमति दी गई। प्रियंका ने याद दिलाया कि भारत की महिलाएं देश की रीढ़ और गर्व हैं। प्रियंका गांधी ने लिखा, प्रधानमंत्री जी, कृपया स्पष्ट करें कि तालिबान प्रतिनिधि के प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को हटाने के बारे में आपकी स्थिति क्या है। महिलाओं के अधिकार केवल चुनावी पोस्टरिंग नहीं है। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने जिला युवा विकास संगठन की मदद से 12 बच्चों को रेस्क्यू किया है। बच्चों को कर्मभूमि ट्रेन के जरिए बिहार से पंजाब मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा था। जीआरपी का कहना है कि बच्चों की काउंसलिंग करवाई जाएगी, उसके बाद पूरी जानकारी मिल पाएगी। बच्चों को कौन और किस लिए ले जा रहा था। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर कर्मभूमि ट्रेन में चेकिंग कर जीआरपी ने जिला युवा विकास संगठन की मदद से 12 बच्चों को रेस्क्यू किया है। सभी बच्चों को बिहार कटिहार से पंजाब में मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा था। जीआरपी इंस्पेक्टर ने बताया, 12 बच्चों को मदद कर रेस्क्यू किया गया है। इन सभी बच्चों को ट्रैफिकिंग के जरिए पंजाब ले जाया जा रहा था। बच्चों की सही उम्र की जानकारी के लिए उनके माता पिता को बुलवाया जा रहा है।
इन बच्चों की काउंसलिंग के बाद पता चल पाएगा कि बच्चों को किस काम के लिए और कौन ले जा रहा था। बच्चों की ट्रैफिकिंग रोकने में काम करने वाली संस्था जिला युवा विकास संगठन ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई व पुलिस जानकारी जुटा पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने बच्चों को रेस्क्यू किया। संगठन का कहना है कि उन्हें पूरी जानकारी उनकी टीम से मिली थी, उसके बाद पुलिस की मदद से ये कार्रवाई की गई। अंबाला छावनी के सुभाष पार्क में आज हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने 80 लाख की लागत से सिंथेटिक ट्रैक का उद्घाटन किया। विज ने कहा कि ये ट्रैक उन लोगों के लिए बनाया गया है जो सैर करते हैं। सिंथेटिक ट्रैक बनने से उनके घुटनों पर असर नहीं पड़ेगा। विज ने इस दौरान मंच से बोलते हुए एक बारी फिर पूर्व की सरकारों पर हमला बोला। अंबाला छावनी के सुभाष पार्क में आज हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने 80 लाख की लागत से सिंथेटिक ट्रैक का उद्घाटन किया। विज ने कहा कि यह ट्रैक उन लोगों के लिए बनाया गया है जो सैर करते हैं। सिंथेटिक ट्रैक बनने से उनके घुटनों पर असर नहीं पड़ेगा। विज ने इस दौरान सुभाष पार्क को बनाने के पीछे की पूरी कहानी सुनाई। अंबाला का सुभाष पार्क सिर्फ अंबाला ही नहीं, अंडसोच के इलाकों के लिए भी एक पर्यटन स्थल है। आज हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने इसके उद्घाटन के अवसर पर इस पार्क को बनाने के लिए उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाई का जिक्र किया। विज ने बताया कि इस पार्क की जगह पर कभी तालाब होता था, जिसमें उस समय के शासकों ने प्लांटिंग करके यहाँ प्लॉट काट दिए और आपस में बांट लिए, लेकिन विज ने इसके लिए हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और आज इस जगह पर सुंदर पार्क है जहाँ हज़ारों लोग सुबह यहाँ पे अपना समय बिताने आते हैं। अंबाला शहर में जल भराव की समस्या किसी से छुपी नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में स्थिति में काफ़ी सुधार देखने को मिला है। ये सुधार पूर्व मंत्री असीम गोयल के निरंतर प्रयासों और उनकी दूरदर्शी सोच का परिणाम है। उन्होंने अंबाला को जल भराव की समस्या से पूरी तरीके से मुक्त कराने का संकल्प लिया है और इसी दिशा में कार्य लगातार जारी है। असीम गोयल के नेतृत्व में शहर के विभिन्न हिस्सों में जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और नए ड्रेनेज सिस्टम को विकसित करने की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं। इस क्रम में असीम गोयल के प्रतिनिधि रितेश गोयल ने नगर निगम के XEN पब्लिक हेल्थ विभाग, नहरी विकास और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ शहर का विस्तृत दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शहर के उन इलाकों का निरीक्षण किया जहां बरसात के दौरान जल भराव की समस्या बार बार सामने आती है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मौके पर ड्रेनेज सिस्टम की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया और भविष्य की ज़रूरतों के अनुसार सुधार की संभावनाओं पर चर्चा की। कई स्थानों पर नए डिस्पोजल प्लांट लगाने और पानी निकासी के वैकल्पिक मार्ग विकसित करने के प्रस्तावों पर भी विचार विमर्श किया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के कल्याण खड़ कपाड़ा पुलिस थाने की टीम ने 17 आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। थाने पुलिस कमिश्नरेट ने NDPS मामले में मकोका के तहत ये पहली और बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 4 आरोपियों की तलाश जारी है। जांच के दौरान पुलिस ने राज्य के विभिन्न हिस्सों और राज्य के बाहर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी आरोपियों के खिलाफ कुल 20 मामले दर्ज किए गए हैं और 115 किलो गांजा तस्करी में इस्तेमाल 2 कारें, 1 बुलेट, 1 ऑटो रिक्शा, 1 एक्टिवा, 1 पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस, 2 वॉकी टॉकी सेट और चार्जर बरामद किए हैं। जब्त किए गए सामान की कुल कीमत लगभग 70 लाख रुपए है। फिलहाल 4 वांछित आरोपियों की तलाश जारी है। NDPS से गुना दाखिल हुआ था, उसमें से जो गांजा है उसे बरामद हुआ था और उसी केस में आगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमारी टीम ने, हमारी जो स्पेशल स्क्वाड है अनिल गायकवाड़, उनकी पूरी टीम ने लगभग विविध शहरों में, पुणे हो, सोलापुर हो और नासिक हो और बदलापुर में कई लोगों को हिरासत में लिया था और उसमें 13 अक्यूज हो रहे, तो उनको ताबे में लिया था और उनसे लगभग 100 किलो से भी ज़्यादा गांजा, फिर उन्होंने जो व्हीकल्स उसके यूज़ करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उनके साथ एक किया था, बरामद किया था। और पूरा जो गैंग है वो विशाखापट्टनम से लेकर नासिक, पुणे, बदलापुर और मुंब्रा, इसी सभी जगह काम करता था और हमने अभी तक उसमें 13 एक्यूज को अभी तक हिरासत में लिया है और उसी का आगे हमारी टीम ने इन्वेस्टिगेशन करते हुए ये पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट होने की वजह से हमने अभी उसके ऊपर सेक्शन अप्लाई की है। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद क्षेत्र स्थित
एसीपी ऑफिस के पास बने ओयो होटल विवेक क्लब में शुक्रवार देर रात अचानक भीषण आग लग गई। देखते देखते लपटों ने पूरे होटल को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगते ही होटल में अफरा तफरी मच गई। स्टाफ और मेहमानों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए। जानकारी के अनुसार बिल्डिंग के बेसमेंट में पतंजलि मेगा स्टोर संचालित था, जहां से लोग आग भड़कने की आशंका जताई जा रही है। आग इतनी तेज थी कि पूरा होटल धुएं से भर गया। फायर विभाग और पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन आग से लाखों रुपए के नुकसान की संभावना जताई जा रही है। नोएडा में एलिवेटेड रोड के नीचे उस समय एक दर्दनाक हादसा हो गया जब एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने सड़क किनारे चल रही महिला को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सेक्टर 24 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मृतका की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि वाहन और चालक की पहचान की जा सके। इसके साथ ही महिला की पहचान सुनिश्चित करने के लिए अस्पताल के थानों में भी सूचना दी गई है और पुलिस का कहना है कि मृतका की पहचान होते ही परिजनों को सूचित किया जाएगा और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हादसे के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोग सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत नोएडा स्टेडियम में रन फॉर एम्पावरमेंट का आयोजन किया गया। इस दौड़ का शुभारंभ नोएडा स्टेडियम के गेट नंबर 4 से स्थानीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों, एनजीओ से जुड़ी महिलाओं, स्कूलों की छात्राओं और अन्य प्रतिभाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त और सुरक्षित बनाना है। इस दौड़ के माध्यम से सारी और तमाम नारी सम्मान और सशक्तिकरण का संदेश फैलाने के लिए प्रतिभागियों ने विभिन्न जागरूकता प्लेकार्ड्स का स्टेडियम के आसपास के मार्गों पर दौड़ लगाई। ये दौड़ नोएडा स्टेडियम में शुरू होकर आसपास के क्षेत्रों से गुजरी। जॉइंट सीपी राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें जागरूकता अभियान, कल्याणकारी योजनाएं और महिलाओं की समस्याओं का त्वरित समाधान शामिल है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चौपालों का आयोजन भी किया जा रहा है ताकि महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं का तुरंत निदान हो सके। पुरुष पुलिस अधिकारियों द्वारा भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं। मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत जिसकी शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया था, इस मिशन शक्ति कार्यक्रम में आज रन फॉर एम्पावरमेंट नोएडा स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। इसका शुभारंभ माननीय सांसद जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा, एनजीओज के सदस्यों द्वारा, बहुत सारे जो विद्यालय हैं उनके छात्र छात्राओं द्वारा इसमें प्रतिभाग किया जा रहा है। और ये रन फॉर एम्पावरमेंट एक जागरूकता के लिए विभिन्न प्ले कार्ड्स को डिस्प्ले करते हुए नोएडा स्टेडियम के आसपास के विभिन्न मार्गों से गुजरकर यहां पर समाप्त होगी। और इसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने उमंग उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेशन दृष्टिगोचर हो रहा है। जो मिशन शक्ति कार्यक्रम है वो नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन को लेकर इसके संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा लगातार विभिन्न कार्यक्रम इसके संचालित किए जा रहे हैं। औद्योगिक विकास आयुक्त एवं नोएडा प्राधिकरण के नए चेयरमैन दीपक कुमार आज नोएडा पहुंचेंगे। चेयरमैन पद संभालने के बाद ये उनका पहला औपचारिक दौरा है, जिसको लेकर प्राधिकरण में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दौरे के दौरान दीपक कुमार प्राधिकरण के विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे और शहर में चल रही प्रमुख विकास परियोजनाओं का भी जायजा लेंगे। उनके आगमन से पहले शुक्रवार को नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ने अधिकारियों के साथ विशेष बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। दीपक कुमार को 2 सप्ताह पूर्व नोएडा प्राधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। इससे पहले वो 3 अक्टूबर को बोर्ड बैठक में भाग लेने के लिए नोएडा आए थे, लेकिन ये दौरा केवल बैठक तक सीमित रहा था। आज का दौरा औपचारिक रूप से उनकी जिम्मेदारियों के निर्वहन की शुरुआत माना जा रहा है। त्योहारी सीजन चल रहा है, ऐसे में दिवाली व छठ पूजा से पहले ट्रेनों में भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में यात्रियों को प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेन तक में कोई दिक्कत ना आए, उसको लेकर रेलवे ने विशेष तैयारियां कर ली है। अंबाला रेल मंडल ने जहां त्योहारियों के लिए
ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी है। वहीं प्लेटफॉर्म पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे पुलिस को अहम जिम्मेदारी दी है। अंबाला रेल मंडल के सीनियर DCM ने बताया कि त्योहारों को देखते हुए ट्रेनों के फेरे बढ़ाए गए हैं और ट्रेनों की संख्या में इजाफा किया गया है। रेलवे ने सुरक्षा की दृष्टि से भी अहम कदम उठाए हैं, जो स्टेशन व ट्रेनों में सुरक्षा व विशेष ध्यान रखा जाएगा। अंबाला कैंट स्टेशन पर RPF व GRP की तैनाती बढ़ा दी गई है और प्लेटफॉर्म पर भीड़ ना बढ़े, इसके लिए विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए Daily 24 भारत। नमस्कार।